नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, हम लगातार पढ़ रहे हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित आरोह भाग 2 में संकलित भक्तिन नामक रेखा चित्र। अब तक हम भक्तिन के जीवन के 2 परिच्छेद पढ़ चुके हैं। तीसरे परिच्छेद की ओर बढ़ते हैं। तीसरे परिच्छेद में किस तरह से भक्तिन का जो दुर्भाग्य है वो उसका साथ नहीं छोड़ता, इसके बारे में बात चल रही है। तो आइए देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं कि इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। तो 2 परिच्छेद बीत गए, तीसरे परिच्छेद की बात है। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। अब जो भक्तिन की बड़ी बेटी, जिसकी शादी उसका पति करके गया था, और इसके पति को भक्तिन ने घर जमाई बना रखा था। अब वो घर जमाई जो था, इसका दामाद भक्तिन का, उसका निधन हो जाता है। भैयहू से पार ना पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध माने कमर कसे हुए तैयार जेठ के लड़कों ने आशा की एक किरण दिखाई दी। उन्हें यह लगा कि जो घर जमाई था वो उसका निधन हो गया, तो क्यों ना ऐसा करें कि इस विधवा के लिए कोई और लड़का ढूंढ के ले आएं, और अपनी पसंद का लड़का रहेगा तो सारी दौलत हमारे काबू में आ जाएगी। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत जेठ का लड़का अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। तीतर लड़ाने वाला मतलब आवारा गर्द, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। यदि उसके साले का विवाह हो जाता है तो सब कुछ जेठ और जेठौतों उन्हीं के हाथ में आ जाता है। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, और मान ना मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय खोजने लगे। तो जेठ और जेठौतों को तो ये लग रहा था कि किसी तरह से इस लड़की की जो विधवा हो गई है इसकी शादी करा दी जाए, और ऐसे व्यक्ति से करा दी जाए जो उनके नियंत्रण में रहे, और इस तरह इनकी सारी दौलत भी हमारे नियंत्रण में आ जाएगी। इस प्रयास में वो लोग लगे रहे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया, और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अब उन लोगों ने, जेठ और जेठौतों ने, एक चाल चली। उन्होंने उस तीतरबाज लड़के को, आवारा लड़के को जबरदस्ती भक्तिन की बेटी के कमरे में एक दिन घुसा दिया। बाद में गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और दिखाने लगे कि देखिए ये क्या चल रहा है। इस तरह पंचायत बैठी। उन लोगों ने ये बात देखी, सफाई मांगी। तो जो तीतरबाज लड़का था वो तो कहता था कि भक्तिन की लड़की ने मुझे अंदर बुलाया था, लेकिन भक्तिन की लड़की कहती थी कि इसके चेहरे पे जो 5 उंगलियों के निशान हैं उन्हें पढ़ के देखो वो क्या कहते हैं। तो वो बताना चाह रही थी कि मैंने इसमें जो थप्पड़ मारे हैं, जबरदस्ती ये घुस आया था, उसके बदले में इसको थप्पड़ लगे हैं। तो इससे पता लग जाता है कि वो निमंत्रण पा करके अंदर नहीं आया था। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी, और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में से एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही इस कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। परिमार्जन, शुद्धिकरण। तो पंचायत में लोगों ने कहा कि ये कलयुग का दोष है। इस तरह से एक दूसरे के आकर्षण में आकर के लड़के लड़कियां इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो दोनों में से जो भी झूठा सच्चा जो भी हो,
लेकिन क्योंकि अब एक कमरे से निकले हैं तो इन्हें पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। ऐसा उन लोगों ने कहा कि इसी में ये जो दोष हुआ है इसका परिमार्जन हो जाएगा, ये दोष समाप्त हो जाएगा। अपमानित बालिका ने ओठ काट कर लहू निकाल लिया। उसे, जो भक्तिन की बेटी थी, उसको इस फैसले में अपना अपमान महसूस हुआ और उसने गुस्से में आकर के अपना ओठ काट लिया। माँ ने आग्नेय नेत्रों से, आग्नेय अग्नियुक्त मतलब क्रोध बरसाते हुए नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ। तो जो संबंध हुआ उस लड़के के साथ, तो वो कोई बहुत सुखदायक नहीं था, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी सब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। पारिवारिक द्वेष, कलह में सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान ना पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। और यहाँ एक घटना ऐसी हो गई, जमींदार को लगान ना देने की वजह से भक्तिन को अपमानित होना पड़ा, धूप में खड़े रहना पड़ा। और यह बात भक्तिन को गवारा नहीं हुई। सदैव मेहनत करने वाली, स्वाभिमान से जीने वाली भक्तिन को इस अपमान ने बहुत अंदर तक पीड़ा पहुंचाई और उसने खेती बाड़ी गांव छोड़ करके शहर में जाके कमाई करने की बात सोची। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढके। घुटी हुई चांद से मतलब है जो सर था वो गंजा सर लेकर के, और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ हुआ उसकी अति दूर है। अथ मतलब आरंभ और अति मतलब इति मतलब समाप्ति। तो महादेवी कहती है कि जब वो मेरे यहाँ सेविका बनने के लिए आई तो उसकी मोटी मैली धोती, घुटी हुई चांद और जो कान हैं वो धोती से बाहर निकाले हुए, जैसे प्रत्येक आहट के लिए वो सचेत हो। यहाँ से उसके जीवन का चौथा परिच्छेद शुरू हो गया। अब लेखिका कहती है कि चौथे परिच्छेद का आरंभ तो हुआ, लेकिन इसकी इति अभी बहुत दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और बैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या हुआ, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़कर और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जाने ते हैं, दाल रांध लेते हैं, साग भाजी छौंक सकते हैं, और बाकी का रहा। लेखिका को ये लगा कि ये भक्तिन की सी वेशभूषा में है, इसको कुछ आता जाता भी है कि नहीं। जब उसने एक प्रश्न किया तो भक्तिन ने उत्तर देते हुए कहा कि ये कौन बड़ी बात है, ये कौन सी बहुत बड़ी बात हुई, रोटी बना लेते हैं, दाल पका लेते हैं, रांध लेते हैं, साग भाजी भी छौंक लेते हैं, और बाकी का रहा, और क्या चाहिए आपको। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधाकर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, प्रतिष्ठित होना माने सम्मानित होना, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर होना माने कठिन कार्य, कि इसका साथ निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अलग तरह की परंपराओं को यहाँ रखने वाली है। रसोई में उसने एक तरह से अपना अतिक्रमण कर लिया। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी, वीतराग तटस्थ भाव से, ये कहती है कि महादेवी कहती है भोजन के मामले में मेरी कोई पसंद नापसंद नहीं है, इसलिए यहाँ वीतराग शब्द का उपयोग किया गया है। वीतराग से तात्पर्य है कि एक तरह से विदेह वाला मामला है कि जब
एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई चीज़ हमारी प्रिय भी नहीं होती और किसी चीज़ से मनाही भी नहीं होती, मतलब हर चीज़ में एक समान व्यवहार कर लेना। मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी माने आलोचना किए बिना नहीं रह सकता। अब भक्तिन रसोई में चली गई, लेखिका कहती है कि मैं भी अच्छा भोजन बना लेती हूँ, भले ही भोजन में मेरी रुचि ना रही हो खाने पीने में, पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंका से आकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध माने मनाही को अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लंघ्य हो उठी। दुर्लंघ्य माने जिसे लांघना कठिन हो। ये कहती है कि जब भक्तिन को रेखा खींचते हुए देखा तो फिर ये मुझे समझ में आ गया कि इस रसोई में अब किसी दूसरे का घुसना भक्तिन को बिल्कुल गवारा नहीं होगा, और उसकी कोयले की रेखा लक्ष्मण रेखा की तरह दुर्लंघ्य हो गई, जिसे लांघना बहुत कठिन हो गया। निरुपाय, अब कोई उपाय नहीं था। अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तकें स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। जो भक्तिन थी वो तो चौके में रसोई में जाकर के पीढ़े पर बैठ गई। अनधिकारी, अधिकारी नहीं थी, अधिकारी न होना अनधिकारी, लेकिन उसने अधिकारी न होने के बाद भी वहां अतिक्रमण कर लिया और लेखिका का उस कमरे में उस रसोई में घुसना अब बिल्कुल निषेध हो गया। वहां अब उसकी घुसने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह अपने कमरे में आकर के और किताब नाक के ऊपर रख करके उस भक्तिन को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, निर्दिष्ट का मतलब दिखाया हुआ, निश्चित, कि जब वो भोजन के समय आई तो भक्तिन ने बता दिया कि वो तुम्हारा स्थान है, वहां बैठो। तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी करके गाढ़ी दाल परोस दी। अब यहां देखिए, वो बैठ गई तो भक्तिन प्रसन्न हो गई। लबालब दृष्टि में बड़ी प्रसन्नता झलक रही थी, और आत्मतुष्टि माने संतुष्ट होना, आप्लावित भरी हुई डूबी हुई मुस्कुराहट, उसकी मुस्कान जो थी उससे लग रहा था कि वो खुश है कि मालकिन ने अपनी जगह ले ली। और फूल की थाली से तात्पर्य कांसे की थाली हुआ करती थी, उन पे फूल वगैरह कड़े हुए होते थे। 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार, मतलब कुछ जली जली सी रोटियां रखकर उसे थाली को टेढ़ी करके उसमें गाढ़ी दाल डाल दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया, तब वह हतबुद्धि हो रही। वो बड़ी उत्साहित थी भक्तिन के, उसने बहुत अच्छा भोजन बनाया है, लेकिन लेखिका को इस भोजन की आदत नहीं थी। इतनी मोटी रोटी और वो भी काली जली हुई गाढ़ी दाल। तो तुषारपात करते हुए, तुषारपात तो होता है ओश गिरना, ओले गिरना। तुषार ओस के लिए भी इस्तेमाल होता है, तुषार का है तो ओस, और ओलावृष्टि जो होती है उसके लिए भी। तो तुषारपात करते हुए जैसे फसल पे ओले गिर जाएं, फसल नष्ट हो जाए, ऐसे ही उसकी मुस्कान को नष्ट करते हुए जब लेखिका ने रुआंसे भाव से, रुआंसे माने रोते हुए, लगभग उसका भाव ऐसा था जैसे वो रोने वाली हो, तो जब यह कहा कि यह क्या बनाया है, तो भक्तिन की बुद्धि नष्ट हो गई, खत्म हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा ये क्या कहना चाह रही है। हतबुद्धि होना, हत माने मृत, नष्ट होना, बुद्धि अपनी मति बुद्धि के, तब वह हतबुद्धि हो रही, तो इसका मतलब है उसकी समझ में नहीं आ रहा था, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई कि लेखिका क्या कहना चाह रही है। रोटी अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं, ज़्यादा सेक दी हैं, तो इसलिए कुछ खरी होना मतलब ज़्यादा सिक जाना। तरकारियाँ थी, पर अब जब दाल बनी है तब उनका क्या काम,
भक्तिन तो गांव से आई थी, वहां तो एक ही चीज, यदि सब्जी बना ली है तो दाल नहीं बननी है, दाल बना ली है तो सब्जी नहीं बननी है, तरकारी मतलब सब्जी। तो वो बोली तो इसलिए गाड़ी दाल ही बना ली, शाम को दाल ने बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध की मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब भक्तिन यहाँ अपनी ही चीजें लेखिका पर थोप रही है। दूध घी अब क्योंकि अच्छा नहीं लगता है भक्तिन उसको लेखिका को, तो इसलिए वो कहती है कि यदि तुम्हें दूध घी अच्छा लगता तो सब ठीक हो जाता, दूध घी वगैरह कुछ ला करके तुम्हारे सामने रख देती। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम ना चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, कलाबत्तू नई चीज। तो भक्तिन इस तरह से उस पर अपना रौब जमा रही है, अपना जो देहातीपन है उसको उस पर थोप रही है। फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं, उसके ससुर पितिया ससुर अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले थे। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि उसे कुछ आता नहीं है, उसे सब कुछ आता है, क्योंकि उसके ससुर ने, उसके पितिया ससुर ने, अजिया सास ने, उन सब लोगों ने, उसके जो नातेदार रिश्तेदार थे, उन सब ने मौखिक रूप से उसके भोजन की बड़ी तारीफ की है। इसलिए लेखिका से भी वो उम्मीद करती है कि लेखिका उसे खा करके उसकी तारीफ करे। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अब यहां लेखिका उस चीज को स्वीकार कर लेती है। एक प्रश्न इस पुस्तक में आता है कि भक्तिन के आने से लेखिका देहातिन बन गई, तो उसका उत्तर यहां छिपा हुआ है। भक्तिन जैसा अपनी मन पसंद का बना देती, लेखिका वैसा ही खा लिया करती थी। मोटी रोटी, जली हुई गाढ़ी दाल, या भक्तिन ने जो भी खिचड़ी बना दी, दलिया बना दिया या कुछ बना दिया, जो भी बना दिया, लेखिका उसे चुपचाप खा लेती और इस तरह वह ज्यादा देहातिन हो गई थी। अब उसके मन में भोजन के प्रति पहले ही वो वीतरागी बता चुकी है अपने आप को, उसके मन में कहीं कोई विशेष चीज खाने बनाने की बात नहीं आती थी। वह कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई और वहाँ न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते मैं ये सोचने लगी कि किस तरह से गांव और शहर में एक बड़ा अंतर वह देख पा रही है, और उस अंतर पर वह विचार करती रही, सोचती रही। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आगे की भक्तिन नामक ये जो रेखा चित्र है, इसमें आगे की कड़ी लेकर के हम जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का आभार, आप सभी को नमस्कार।